तो वायु जो नानाविध कर्म करता है, इसके बहुत सारे वायु के जो स्वभाव है उसके बारे में हम लोगों ने कल जाना। आज हम उन वायु के 5 भेदों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से भेद है उसके बारे में हम आज जानेंगे। उन भेदों को जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा। एक समूचा एक इंसान को आप आंख बंद करके परिकल्पना करो। शरीर के बाहर से जो कुछ भी अंदर आएगा उसे प्राणवायु लेके आएगा। शरीर के लिए जो कुछ भी, हमने बात कल की थी कि वायु में चल गुण है, वायु में गति है और प्रकृति में गति है। गति प्रकृति का एक नियम है। जो जन्मता है वो मरता है, जो यहां से गया वो आगे निकल करके बहुत दूर पहुंच जाता है, जो कोमल है वो धीरे धीरे सूख करके उस गति में उस दिशा की ओर वो चला जाता है। यानी कि हर पदार्थ में, हर वस्तु में गति होती है, गति, उसमें मूवमेंट रहता है। प्रकृति के बाहर हर चीजों में जो गति है वो ऑक्सीजन ही कराती है। शरीर के अंदर जो गति है वो भी ऑक्सीजन ही कराती है। तो हम हमारे नाक से और मुंह से जो प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, नाक के माध्यम से जो श्वास हमारे अंदर आता है, मुंह के माध्यम से जो श्वास अंदर आता है, तो उसे जो लेके अंदर आता है, चाहे वो श्वास आए, चाहे वो ऑक्सीजन आए, चाहे वो कोई पानी को हम पिए, चाहे वो रोटी के माध्यम से वो आए, जीवनीय तत्व जो शरीर के लिए, हाँ जी प्रणाम जी, चाहे आप रोटी खाओ, चाहे आप पानी पियो, चाहे कुछ भी आपके मुंह, नाक, आंख, स्किन कहीं से भी कुछ आता है, शरीर के अंदर जाकर के उसके अंदर जो परमाणु है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रधान, वो अंदर जाकर के प्रस्फुटित होंगे, शरीर उसको एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे वो चीजें फिर गति करता हुआ वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर वो आगे मृत अवस्था में चला जाता है। उस चीज को एक्सेप्ट करके उसके जो सुखद जो परमाणु है उसको एक्सेप्ट करके हमारा जो शरीर है वो भी थोड़ा सा बलवान होता है, उससे हमें ब्रह्मण द्रव्य मिलता है। तो ऐसे हमारे शरीर में जो कुछ भी चीजें हैं वो बाहर से जो लेकर के अंदर आता है, उसे ले आने वाले को वायु का एक बेटा जिसका नाम है प्राण वायु। वायु के 5 बेटे हैं, उस अंदाज से हम कह रहे। एक का नाम है प्राण वायु, वायु का एक बेटा जिसका नाम है प्राण वायु। इसे आप लोग नोट करिएगा। प्राण वायु आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचय करता है। क्या करता है? आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचय करता है। हृदि प्राणो वसन नित्यम अपानो गुह्य मंडले। इस श्लोक को अगर आप लिख सके तो अच्छी बात है। समानो नाभि देशे च उदान कंठ मध्यगः व्यानो व्यापी शरीर हेतु प्रधान पंचवायव। ये 5 वायु प्रधान है। प्राण वायु आपके हृदय में बैठता है, ऊपर से नीचे की ओर खींचता है और हमारे हृदय में प्राण वायु बैठता है। अपान वायु हमारे गुदा में गुह्य मंडले अपान वायु बैठता है। समान वायु आपके नाभि चरो नाभि प्रदेश में रहता है। उदान जो उदान वायु है वो आपके कंठ मध्यगः कंठ के बीच में रहता है। व्यानो जो व्यान वायु है वो व्यापी शरीर हेतु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। फिर बता रहा हूं, प्राण वायु हृदय में रहता है, अपान वायु
मल द्वार के आसपास में रहता है, कल परसों हमने बात किए थे। समान वायु हमारे नाभि में रहता है। उदान वायु हमारे कंठ में रहता है। व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है। तो इस तरह से 5 जो वायु है वो हमारे शरीर में अलग अलग जगह में रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं। अकेले अगर आप वायु के इन 5 वेटे के कर्मों को अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको पित्त और कफ के बारे में भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के संगति से वो बाकी जो कफ और पित्त की जो क्रिया है वो संपादित होती है। तो इस आज का जो लेक्चर है इसको ध्यान पूर्वक सुनना है। प्राण वायु नोट करिएगा जरा, प्राण वायु के बारे में मैं अभी व्याख्यान कर रहा हूं। प्रकर्षेण अनियति प्रकरेण व बलम ददाति आकर्षति च शक्तिमिति प्राण। जो श्वास को बाहर के ऑक्सीजन को अंदर खींचे, जो आहार को खींचे, आप चाहे रोटी के रूप में, चाहे चाय के रूप में, चाहे पानी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में आप उसको अंदर खींचते हो, और जो शरीर में बल का संचार करता है वह प्राणवायु है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी कमजोर है शरीर से, शारीरिक रूप से अगर कोई आदमी कमजोर है, उसके सिर में दर्द होता रहता है, शरीर में ना शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति क्षीण हो रखी है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राणवायु। कुछ आदमी शारीरिक रूप से बड़े कमजोर होते, चलने फिरने में बड़े असमर्थ रहते हैं, किसी किसी के आचार्य जी। जी कहाँ है तो अब रविंद्र जी आप में दिक्कत ही है, स्थान किस जगह उनका आवाज नहीं आती। सर आप ना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जरा, आप लिख करके वहां पर डालिए, मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। आपके ना आवाज नहीं सुनाई देता कभी भी। आप देखिए एक श्लोक आता है, स्थानम प्राणस्य मूर्धोरु। प्राण वायु पहले ऊपर हमने कहा ना कि हृदय प्राणो वसन नित्यम, प्राण वायु जो है हमारे हृदय में रहता है, हमने ये कहा था ना स्पष्ट रूप से। लेकिन अगर हम निश्चित तौर पर सभी प्रकार के आयुर्वेदिक ग्रंथों के आधार पर अगर हम बोलते हैं तो स्थानम प्राणस्य मूर्धोरु, हमारे मूर्ध और उरु इन स्थानों में प्राणवायु रहता है। उर यानी छाती, आपके हृदय में और आपके लंग्स में, और कंठ आपके गले में, आपके जीभ के एकदम निचले भाग में, और नाक के भी एकदम अंदरूनी एरिया में, जहां नाक और जीभ के जो भाग जहां जाकर के मिल जाते हैं उस जगह में प्राणवायु का निवास होता है। समझ में आया कहाँ कहाँ है? आपके हृदय में प्राणवायु है। अगर कभी हृदय में प्रॉब्लम हो गया, चेस्ट पेन होने लग पड़ा, तो भी समझना चाहिए कि यहाँ प्राणवायु का समस्या है। सिर के पिछले हिस्से में अगर ज्यादा दर्द बनती है, सिर के पिछले हिस्से में अगर दर्द होती है तो समझ लो कि यह प्राणवायु का ही समस्या है। सिर के अगले हिस्से में, आप अजय जी को देख लो, उनके सिर के अगला हिस्से में बाल नहीं है। आप देख पा रहे अजय जी को? और इनके देखो जरा, जितने हिस्से में बाल नहीं है वो तर्पक कफ का हिस्सा है। कभी कभी शरीर में कफ से संबंधित समस्या होगा। जितने वायु के साथ, दोबारा वायु के स्थान, अच्छा वो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो देखो अजय जी के सिर के अगले भाग जहां बाल नहीं है, जितने जगह में, उतने एरिया में तर्पक कफ रहता है। ये कफ का एक भाग है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अगर कभी सिर के उस हिस्से में दर्द हो, सिर के अगले हिस्से में दर्द हो, तो समझना चाहिए इस व्यक्ति को जो दर्द है वो कफ के कारण से हो रहा है। अगर सिर के पिछले हिस्से में दर्द हो, सिर के पिछले हिस्से में, मैं आपको यहां से दिखाता हूं ऐसे करके उंगली लगा करके, ये देखिए जरा, ये पिछला जो हिस्सा है, अगर यहां शिखा से पिछले हिस्से में, यह जो शिखा है इससे पिछले हिस्से में दर्द हो, तो समझ लो कि ये वायु से संबंधित दर्द है
और प्राण वायु कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या ग्रसित है। हालांकि और भी वायुओं का, हालांकि प्राण वायु ही ज्यादा प्रकोपित होते हैं यहाँ पर। यहाँ दर्द हो इतने एरिया में तो समझ लो कि यहाँ तर्पक कफ का ये एरिया है, तर्पक कफ के वजह से यहाँ दर्द हो रही है। और अगर यहाँ से इतना कान के ऊपर यहाँ दर्द हो, ज्यादातर कुछ लोग कहते हैं सर मुझे यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, इतने एरिया में, टेम्पोरल एरिया में अगर किसी को दर्द होती है, इसे टेम्पोरल पॉइंट्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? जी सर, टेम्पोरल पॉइंट से बोलता है। टेम्पोरल बोलते हैं। तो जो टेम्पोरल एरिया में अगर किसी को दर्द होती है तो यह पित्त से संबंधित दर्द है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। आपके सामने कोई व्यक्ति आया दर्द से ग्रसित, कहता सर मुझे दर्द है, तो दर्द में आपने पूछना है भाई दर्द हो रही है कहाँ? अगर वो बोलता है यहाँ, तो एक चीज ध्यान देना है कि इसको कोई उष्ण प्रकृति की दवाई नहीं देना। अगर बोले यहाँ तो सिंपल सी बात है कि उसको कुछ ऐसा दवाई दे दो जो कफ को विलयन करे, और बोले यहाँ तो ऐसा दवाई दे दो जो कि उसके वात का विलयन करे। सिंपल सी बात। सर में पित्त कौन सा बढ़ा मिलेगा सर? हाँ, कौन से पित्त का? जैसे तर्पक कफ और जैसे प्राणवायु, ऐसे पित्त कौन सा सर? फिर यहाँ पर पित्त होगा आपका आपके सिर में ज्यादातर साधक पित्त ही हृदय में साधक पित्त का प्रभाव होता है, और जो टेम्पोरल जो एरिया है वो साधक पित्त का भी थोड़ा सा प्रभाव होता है उसमें। आलोचक पित्त का स्थान होगा। आलोचक पित्त आंखों में होता है, आलोचक पित्त भी वहां पर होता है। टेम्पोरल रीजन का ही वो में ज्यादा रहता है सर वैसे। हाँ, आलोचक पित्त, हाँ वो उसके आंखों में भी देखो ना। आलोचक पित्त के लिए क्या क्या बोला? रूप ग्रहणाधिकृतम पित्तम। तो आलोचक जो पित्त है वो रूप ग्रहण करने के लिए है। अगर रूप ग्रहण करने में दिक्कत होने के वजह से अगर टेम्पोरल एरिया में दर्द होती है तो फिर ये आलोचक पित्त का प्रभाव है। ठीक है जी। ज्यादातर जो है ना साधक पित्त जो हृदय में निवास करता है, साधक पित्त हृदय में निवास करता है। मस्तिष्क को भी हृदय ही माना है, मस्तिष्क को भी ग्रंथकार ब्रेन को भी हृदय ही मानता है। उस आधार पर हमारे हार्ट में जो कुछ भी एक्टिविटीज होगा उसका जस्ट पहला प्रभाव हमारे ब्रेन में रहेगा। इसीलिए यहां पर हम साधक पित्त भी कह सकते हैं। हालांकि जो दर्द जो होता है ना वो वात के और कफ के प्रभाव से होता है। अगर वो पित्त वहां पर अवरोध पैदा कर रहा होगा तो ऐसे स्थिति में आपके इस एरिया में दर्द होगा। वो पित्त सिर्फ क्या कर सकता है? इस दर्द में पित्त सिर्फ अपना अवरोध पैदा कर सकता है। पित्त ने वात या कफ के रास्ते को ब्लॉक किया होगा, उसके वजह से दर्द हुआ होगा। ज्यादातर दर्द होने में कफ और वात ही ज्यादातर अपना भूमिका अदा करते हैं। तो प्राणवायु के संदर्भ में स्थानम प्राणस्य मूर्धरो। अच्छा, यहाँ सवाल था कि वायु के दोषों के बारे में। रदि प्राणो वशन नित्यम। प्राणवायु हृदय में रहता है। अपानो गुह्य मंडले, अपान वायु गुह्य मंडल में रहता है। समान वायु नाभि में रहता है। उदान वायु कंठ मध्य कंठ में रहता है। व्यान वायु सभी शरीर में व्याप्त रहता है। ये ऐसे करके 5 वायु हो गया। प्राणवायु के संदर्भ में यो वायुर्वक्त्र संचारी स प्राणो नाम देह धृक् सो अन्नम प्रवेशयन्त्यतः प्राणाम सप्यवलंबते। मुझे संस्कृत बोलकर के फिर बोलना है, ठीक है? आप लोग समझते नहीं हो शायद, लेकिन फिर भी चूंकि संस्कृत का सब्जेक्ट है, आयुर्वेद तो संस्कृत से ही संबंधित है ना एक ग्रंथ। अब प्राणवायु का कार्य क्या है? प्राणवायु का काम क्या है? प्रकर्षेण अनियति, चीजों को अंदर ले आना। चाहे वो प्राणवायु हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रोटी हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, जो बाहर से अंदर ले आए वो प्राणवायु है। चाहे स्मरण हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मेधा हो, चाहे शक्ति हो, चाहे कुछ भी चीज हो, भाई XYZ आप यूं लगा लो, जो बाहर से अंदर शरीर के अंदर आ रहा है ना, वो पहले प्राणवायु को नमस्कार करके आएगा।
जितना मजबूत प्राणवायु उतना मजबूत बाहर से अंदर आने की चीजें। मजबूत प्राणवायु मजबूत याद शक्ति, मजबूत प्राणवायु मजबूत पाचक शक्ति, क्योंकि भोजन को लेकर के वो आएगा। क्या क्या कार्य इसके? अंततोगत्वा बुद्धि का धारण करना। आप कितने बड़े बुद्धिमानी हो, बुद्धिशाली हो, इसका जो हिसाब किताब रखता है। इंद्रियों का धारण करना, कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय हो, उसका धारण करना। आंख ने कितना चीज देखना है, देखे हुए चीजों को कितना स्टोर करना है, ध्यान से सुनना। इंद्रिय धारण, आंख ने जिस चीज को देखा, अभी मैं जो पढ़ रहा हूं आप लोगों को, इनमें से कितने चीजों को अंदर स्टोर करना है, कितने चीजों को स्टोर नहीं करना है, यह डिसाइड प्राणवायु करेगा। बड़ा विशाल प्राणवायु का कार्य क्षेत्र है शरीर में। हाँ, ये लिखते सपने भी तो सपने में जो चीज आप देखोगे, सपने में जो चीज आप देखोगे उसको दूसरे दिन याद दिलाना है या नहीं, ये अवधारणा शक्ति है ना, ये अवधारणा शक्ति है। तो यह अवधारणा शक्ति आप में कितना बनेगा, आपके लिए कितना जरूरी है ना। शरीर में आपके जो कार्यकारिणी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में कितना स्टोर करना है, वो आपका प्राणवायु तय करेगा। आपको भूख लग रहा है नहीं लग रहा, प्यास लग रहा नहीं लग रहा, इस चीज को जो डिसाइड करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता भूख लग रही है या नहीं, प्यास लग रही है या नहीं। इस चीज का डिसाइड प्राणवायु करेगा। ऑक्सीजन का ग्रहण करना, वो तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन नाक से खींचा जाता है, मुंह से खींचा जाता है। हमारी स्किन, हमारे बाल भी, स्किन भी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। तो उसको जो बाहर से जो अंदर ले आया, ऑक्सीजन को अंदर खींचना और उसका संवहन करना। ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है और उसके बाद रस के साथ जाना है, उसने ब्लड के साथ जाना है, उसने किसके साथ आगे जाना है। जब लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है, उस वक्त उस बच्चे के शरीर में भी ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा, यह काम भी उसी ने ध्यान रखना है। जब वो माँ बनेगी तो उसके ब्रेस्ट से मदर फीड जो निकलना है, उसको भी प्रॉपर बनाना और उसको वहां पर संवहन करना। सही समय में माँ के स्तन के सामने वो दुग्ध पहुंच जाए सही तरीका से, उसका ख्याल रखना। ये सभी काम ऑक्सीजन का है। उसके साथ साथ थूकना। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा पिचकारी मारता है, थूकता रहता है, समझ लो कि यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन जो है अपना धारणा शक्ति ऑक्सीजन में ज्यादा हो रहा है, उसमें प्राणवायु में ज्यादा हो रही है, क्योंकि धारणा शक्ति की वजह से ही हो रहा है ना। प्राणवायु की धारणा शक्ति में अगर डिसबैलेंस होता है तो क्या है, वो बार बार छींकता रहेगा, वो बार बार थूकता रहेगा, बार बार छींकता रहेगा, बार बार डकार लेता रहेगा, वोमिटिंग टेंडेंसी बार बार होता रहेगा। ये सारे चीजें क्या है, प्राणवायु के जो धारणा शक्ति है उसमें अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए, धारणा शक्ति क्या होती है? धारणा शक्ति क्या होती है? धारणा शक्ति का मतलब है किसी चीज को समझना। धारणा शक्ति का मतलब क्या है? किसी चीज को धारण करना। धारण करने का मतलब क्या है? ग्रहण करना कोई चीज। हाँ, किसी कोई चीज ग्रहण करना। शक्ति। मैंने आपको कितना पढ़ाया, अभी मैं 1 घंटे तक बोलता हूं। अब 1 घंटे तक बोला हुआ मेरे लफ्ज, सभी बात तो आपको याद नहीं रहेगा और सभी लोगों का एक समान याद भी नहीं रहेगा। प्रशांत पटेल जी को कुछ ज्यादा याद होता होगा, कुमार पाल जी को कुछ कम याद होता होगा, अजय जी को तो थोड़ा कम ही याद होता है, मनोज जी को काफी ज्यादा याद होता होगा।
तो यह न चाहने से नहीं हुआ, ये आपके अंदर ऑलरेडी प्रकृति ने जो एक धारणा शक्ति प्राण वायु में जो रखा है, यह उसी के बदौलत हो रहा है। ये प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति का एक गुण है, वो हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग तरीका से समाहित होता है। मैं जो बताऊंगा अपने स्तर से बढ़िया बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप बहुत सारे अभी 35 स्टूडेंट है यहाँ पर, उन 35 में से सभी को एक समान एक लेवल में समझ में नहीं आएगा। यही धारणा शक्ति है, और यह आपके अंदर जो धारणा शक्ति है वो प्राण वायु के ही बदौलत है। इसका मतलब सबके अंदर प्राण वायु एक लेवल में नहीं है। एक लेवल का मतलब उसकी जो ऊर्जा है वो सभी के अंदर अलग अलग है ना। अब यह जो चीजें, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपके साथ बेईमानी किया, अजय जी के साथ बेईमानी किया भगवान ने कि मुझे कम दिया और रविंद्र जी को कुछ ज्यादा दिया, कुमार पाल जी को तो बहुत ज्यादा दिया, तो उन्होंने बेईमानी नहीं किया। ये हमें क्या है कि ये पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी जो है ना, अपना धारणा शक्ति को बढ़ा सकता है। अभ्यास से क्या कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी अपने प्राण शक्ति को रोक करके घंटों तक बैठ सकता है। एक आदमी घंटों तक अपने प्राण को रोक सकता है। एक आदमी बिना कुछ खाए पता नहीं कितने साल तक जी सकता है। यह सभी धारणा शक्ति है। इसे हम डेवलप कर सकते, इसे हम बढ़ा सकते अपने अंदर। प्रकृति एक निश्चित लेवल पर सबको देती है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, लेकिन इसको हम बढ़ा सकते अपने योग के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत, अभ्यास के बदौलत। ठीक है जी। तो ये धारणा शक्ति कौन देता है? यही धारणा शक्ति में अगर कहीं डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे एक आदमी को बार बार प्यास लगता है, बार बार भूख लगती है, हाँ, पेट भी भरा हुआ है लेकिन फिर भी पानी पिए जा रहा है, तो ये पित्त की जो धारणा शक्ति है, जहां पर वायु के प्राण वायु ने थोड़ा सा वहां का जाकर के काम खराब कर दिया, तो शरीर में किसी भी अंश में, किसी भी हिस्से में अगर धारणा शक्ति, चाहे वो वात का हो, चाहे वो पित्त की कर्म से संबंधित हो, चाहे वो कफ से संबंधित कर्म के से संबंधित हो, वहां पर जो धारणा शक्ति है वो वायु के यही प्राण वायु मेंटेन करता है। एक चीज ध्यान देना, जितनी भी चेतना शक्ति है हमारे शरीर का या पूरे दुनिया का, एक तो धारणा शक्ति है और एक चेतना शक्ति है। वह चेतना शक्ति बोधक कफ डिसाइड करता है। कफ के संदर्भ में फिर हम बात करेंगे। वो चेतना शक्ति चाहे प्राण वायु का ही क्यों ना हो, वो चेतना शक्ति चाहे हमारे ऑर्गन का क्यों ना हो, हमारे शरीर के हर एक रोम रोम का क्यों ना हो, चेतना शक्ति वो सभी तर्पक कफ के बदौलत होता है, वो सभी बोधक कफ के बदौलत होता है। वो हमारे जीभ के अग्रभाग में रहता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा मान्यता है, ऐसा बताया जाता है, जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त हमारा जो ये बोधक कफ है उसका एक्टिव होने का टाइम होता है भोजन के टाइम में। इसीलिए भोजन करने से पहले खूब स्तुति गाई जाती है, रवि रुद्र पितामह, ऐसा करके सुबह सुबह भी जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं उस वक्त भी, खाना खाने से पहले हम उसको चेतना देते हैं, उसको बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, ताकि जैसे जैसे वो चेतना शक्ति बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बोधक कफ की जो बोधना करने की, चेतना करने की जो ताकत है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अग्नि प्रदीप्त होगा, क्योंकि वही जाकर के पाचक पित्त को जाकर के थप्पड़ मारता है, देख कुछ आ रहा है ऊपर से, क्योंकि रोटी तो आप मुंह से ही खाओगे। और उस जीभ में, जीभ के अग्रभाग में वो चेतना शक्ति जो अन्न को, जो अग्नि को, जो कफ को, जो अर्गन को चेतना देता है, जाकर के बोलता है। उसी वक्त एक हार्मोन्स वहां से इंक्रीज होती है, उस तर्पक, उस बोधक कफ से जो आपके जीभ के जीवाग्र में है। इसीलिए भोजन करते वक्त बढ़िया एक धारणा के साथ बैठना है, भगवान का स्तुति गाना है। जो भोजन आपके थाली में आया है भगवान का चिंतन करके, वाह क्या बढ़िया मधुर है, मजा आ रहा है बस खाने के लिए, तो आपके जीभ से एक प्रकार का पानी, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं ना तो मेरे पानी निकल पड़ा जीभ से। सर हो सकता है जो हमारे घर की गृहिणियां हैं कोई करती टेस्ट करती ताकि नमक कितना मालूम पड़ जाए। जी हाँ जी, हाँ जी। तो
बोधक कफ, बोधक कफ चेतना देती है अर्गन को। ऐसे ही प्राण वायु में धारणा शक्ति होती है। समझ में आया? हालांकि हम कफ के संदर्भ में आगे जाकर के हम बात करते रहेंगे, अभी हम यहाँ पर जान रहे प्राण वायु के संदर्भ में। ये कुछ जो चीजें हैं ना शरीर में, कुछ जो विशेष कार्य करती है, इसके ऊपर हमें इसी तरह से समझते हुए चलना है, ताकि नाड़ी के साथ साथ आयुर्वेद के भी कुछ जो विशेष विशेष बातें जिसको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने का किसी ने जरूरत नहीं समझा, उसके ऊपर हमें यकीनन समझना चाहिए, जानना चाहिए। गुरुजी, हाँ जी। ये जो वायु के प्रकार है, प्लीज एक बार जरा दोहरा दीजिए, वरना मेरे सिग्नल चले जाएंगे। हाँ, इंटरनेट हाँ, की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं सारे वायु के प्रकार इनका अभी तो स्थान क्या सिर्फ है, प्राण प्लीज जरा वायु बता हो रहा है। दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ जी, अभी सिर्फ यहाँ प्राण वायु हो रहा है। सर एक बार सर जरा जी, बता ये दीजिए, कौन वरना सी फिर बुक से दोबारा पढ़ा रहे हो आप? सिग्नल निकल जाएंगे। सिग्नल की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अब ऐसा है ना कि मैं अब क्या आपको गुरुजी, दोबारा बताऊं? गुरुजी आप केवल कौन सी बुक पढ़ा रहे हो केवल हमको? ये कोई जो बुक नहीं वायु पढ़ा के रहा प्रकार है, मैं। प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, इनका स्थान कौन सा है जो आपने पहले बताया था? भाई साहब, मैं वही चीजें मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपको प्राण 5 वायु। वायु के बारे में मैंने बताना, एक एक करके, आप जरा शांत रहिए, एक एक करके बताना है। एक भाई साहब पूछ सर रहे- सिग्नल चले जाएंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, अब आप, सिग्नल चले जाएंगे, फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा। अरे भाई साहब, तो अब मैं क्या करूँ, आप बताओ ना, अब मैं क्या करूँ? केवल मुझे लिखवा सर, दीजिएगा recording उनका on है स्थान ना कौन तो? कौन सा है। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई साहब, यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, चलिए, आप कृपया, आप रविंद्र जी आप बंद करिए, है ना सर जी आप हमें कौन सी बुक्स पढ़ा रहे हो? भाई साहब। कौन सी बुक? मैं कोई बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है मेरे दिमाग में जो है मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, आपने सर जी कौन सी बुक में से ये आपने काय समझा चिकित्सा, है? काय चिकित्सा, काय चिकित्सा, आयुर्वेद के काय काय चिकित्सा। चिकित्सा। यह जो मैं बोल रहा हूँ यह काय चिकित्सा के अंतर्गत है, काय चिकित्सा के अंतर्गत है, ठीक है। अब वहां पर जो मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ वो उसके अंदर अलग अलग ग्रंथ है, चरक संहिता है, और कुछ जो इस तरह के बड़े जो आचार्य लोग हैं जो एक्सप्लेन करते, वो लोग बताते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो विमर्श करते हैं ना, वो एक्सप्लेन करते हैं। बस उस चीज को हम सुनते रहते, पहले से हमारे गुरुजी वगैरह जो बताते, उस चीज को मेरे दिमाग में स्टोर है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये चीजें किसी बुक में मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम। चलिए, अभी इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राण वायु के संदर्भ में। वो भाई साहब कह रहे थे कि आप फटाफट बताइए, तो मैं यहाँ पर फटाफट ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सुनते रहिएगा, बस आप लोग सुनते रहिए यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि बुद्धि का धारण शक्ति, इंद्रियों के धारण शक्ति और धमनियों का धारण शक्ति, हमारे जितने भी शरीर की जो धमनी है उसकी जो धारणा शक्ति है वो प्राण वायु ही मेंटेन करता है, ठीक है। और चेष्टाओं का प्रवर्धन करना, मैं यहां बैठा हूं, बगल में कौन जा रहा है, बगल में किसने क्या बोला, किसने मेरे मकान से क्या उठाया, ये संपूर्ण सभी जगहों में मेरी जो निगाहें हैं जो जाती है ना। प्रशांत जी के चेहरा क्या बोल रहा है मैंने पढ़ाया, अजय जी का दिमाग क्या बोल रहा है, कैसा है ना। मनोज जी की आंखें मुझे इशारा कर रही है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आंखें, कुमार पाल जी जो है बगल में देख रहे हैं मेरे ऊपर, इनका नजर नहीं आ रही है, इनका मतलब इनका क्या, ये हर चीजों को, ये जो मेरी जो चेष्टाएं हर जगह जा रही है। कुमार पाल जी उधर कुछ लिख रहे, रिक्की उधर कुछ लिख रहे, हमारे भाई साहब रविंद्र जी उधर चले गए, इन्होंने अपना मतलब, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बट मेरी जो आंखें हैं, मेरी दिमाग की जो हर एक चीजें, जो चेष्टाएं, जो अलग अलग जगह में एक कैलकुलेशन कर रहा है मेरा दिमाग, यह जो चेष्टाओं का जो कैलकुलेशन करना समग्र रूप से और उसका एक निचोड़ निकालना, वह प्राण वायु मेंटेन करता है। जितना जितना प्राण वायु मजबूत होगा उतना उतना इन चेष्टाओं के कार्यों को आप अच्छी तरह से, एक आदमी किराना के पसल में बैठा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर आ गए, जिसका चेष्टाओं में कोई कंट्रोल नहीं है, वो आदमी ध्यान ही नहीं दे पाएगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या ले जा रहा है, किसी ने चीनी उठा के ले गया, किसी ने नमक उठा के ले गया, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं चला, वो लेके गया था, अच्छा आप आए थे,
आपकी चेष्टाओं की जो क्रिया शक्ति वो मंद पड़ गया, वहां प्राण वायु जो है सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाया। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना बड़ा जरूरी होता है। पता तो चले कि यार मेरी प्राण वायु कितना सक्रिय है या नहीं। चपलता देता है, चपलता। चपलता अगर चपलता बहुत ज्यादा दे, चंचलता बहुत ज्यादा दे, इसका मतलब आपका प्राण वायु कहीं ना कहीं मेंटेन में नहीं है, डिसबैलेंस में नहीं है, बैलेंस में नहीं है वो प्राण वायु को कैसे मेंटेन किया जाए, इन चीजों को भी लेते हुए चलना होगा। जैसे आपने सुने होंगे, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो वमन करे, अगर पित्त बढ़ा हुआ तो विरेचन करे, अगर वात बढ़ा है तो क्या करे, वस्ती क्रिया करे। लेकिन चूंकि वात तो 5 प्रकार के है, 5 प्रकार के वात है भाई साहब, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। किस बात की बात किया गया है वहां पर वस्ती के लिए, जानना जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है। वस्ती से संबंधित बातें तभी हमें करेंगे वात समन के संदर्भ में, जब किसी के अपान वायु से संबंधित कोई समस्या हो, अपान क्षेत्र में अगर कोई तुष्टि हो, समस्या हो, तो ही हम वात शांति के लिए वस्ती क्रिया यानी एनिमा करेंगे। उसके अलावा बाकी दूसरे जो वायु के जो है प्राण वायु में अलग तरीका से चिकित्सा होगा। अभी हम यहाँ पर पहले प्राण वायु के ऊपर बात कर रहे, तो ध्यान देना, प्राण वायु का कभी भी समन क्रिया नहीं किया जाता। प्राण वायु के लिए क्या कोई भी शोधन क्रिया नहीं किया जाता। प्राण वायु के लिए क्या किया जा सकता है, इसको संसमन क्रिया किया जाता है। संसमन क्रिया प्राण वायु के लिए, जैसे अपान वायु में कमजोरी समस्या आ गया, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्रिया करेंगे। अगर पित्त में कोई दिक्कत है, पित्त को हम बाहर निकाल सकते हैं वमन विरेचन के माध्यम से। कफ में कोई दिक्कत है, संपूर्ण कफ को हम बाहर निकालने के लिए क्रिया कर सकते हैं। वात के प्राण के अलावा कोई दूसरे वायु के दोषों में अगर प्रॉब्लम है तो वहां पर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन प्राण वायु में समस्या हो तो हम सिर्फ संसमन कर्म करेंगे, क्योंकि शरीर में प्राण की संरक्षण करना ही आयुर्वेद का मुख्य धर्म है। तो यहां पर हमें संसमन चिकित्सा करना होगा, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से प्राण वायु मेंटेन होता है। और कितने सारे ऐसे दवाई है जो प्राण वायु को हीलिंग। हाँ, प्राण वायु को अगर कफ ने अवरोध पैदा किया है तो वहां आप टंकड़ भस्म ले सकते हो, वहां आप त्रिकुटा दे सकते हो। प्राण वायु को मेंटेन कौन कौन कर सकता है? जैसे भीमसेनी कपूर है, देसी गाय का घी में डाल करके उसको चटाओ, ये प्राण वायु को हीलिंग करेगा। टंकड़ भस्म है, ये आपके प्राण वायु को हीलिंग करेगा। सप्तिक भस्म है जो ये आपके प्राण वायु को हीलिंग करेगा। और भी आपके त्रिकुटा है, यह आपके प्राण वायु को हीलिंग करेगा। मेडिटेशन है, यह आपके प्राण वायु को हीलिंग करेगा। प्राण वायु को हमें बढ़ाना है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस नहीं करना, ठीक है। अगर प्राण वायु में कभी दिक्कत हो तो कैसे पता करें कि भाई प्राण वायु में आपकी दिक्कत आ रही है? अगर प्राण वायु में दिक्कत हो रहा है तो समझ लो कि पूरे संपूर्ण शरीर में बल का संचार नहीं हो रहा होता है। इंसान में आलस्यतापन हर रोज बढ़ता जाएगा। श्वास प्रश्वास में उसको ना श्वास लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? बुद्धि की धारणा शक्ति में कमजोरी होगी उसके, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है। ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर प्राण वायु के डिसबैलेंस से ही होता है। आपके जो हार्ट की जो रिदम है उसमें डिसबैलेंस हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकता है, चिंता, निरंतर चिंता बने रहना, रात में नींद का ना आना, बार बार हिचकी आना। लिख करके रख लो, अगर कोई आपके सामने हिचकी को लेकर के आता है, सर मुझे हिचकी आ रही है ज्यादा, कन्फर्म है इसके प्राण वायु में समस्या है। प्राण वायु में समस्या है, कन्फर्म है। उसको कुछ प्राण वायु को मेंटेन करने वाली दवाई दे दो। उसके अगर उसको दमे की प्रॉब्लम हो, एस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको ना सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है
क्योंकि हमने बात क्या किया था, प्राण वायु कहाँ रहता है, स्थानम प्राणस्य मूर्धोरु, उसके उर यानी लंग्स में और उसके हार्ट में प्राण वायु रहता है। और उसकी जो गति है उसके गले में, जीभ के अंदरूनी भाग में और हृदय में, उसके हार्ट से लेकर के उसके जीवा के अंदरूनी भाग तक, जीवा के मूल के बीच में कहीं ना कहीं प्राण वायु वहां पर नीचे ऊपर करता रहता है। इस बीच में होगा अगर कभी प्राण वायु का समस्या होगा तो जितने ऊपर मैंने समस्या आपको गिनाया वो सभी आपके हार्ट से लेकर के लंग्स और उससे जीभ के बिल्कुल, है ना, प्रारंभिक जगह में, उसके बीच में आपको जैसे एस्थमा वहीं का प्रॉब्लम है ना, बेचैनी होना और ज्यादातर उसी में ही प्रॉब्लम होती है। हिचकी आना, हिचकी कहां से आता है, वहीं पर हिचकिच करता रहता है, गले में ही है। तो गले में इस तरह के जो ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम के वजह से जो आदमी जूझता है, बस लगा लो कि इसमें प्राणवायु से संबंधित दिक्कत है। जितने भी जो एस्थमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वहां पर आप ये लेकर के चलो कि इसको प्राणवायु का ही प्रॉब्लम है। समझ में आया? दूसरे नंबर में लिखिए उदान वायु। उदान वायु का मतलब क्या है, क्या करता है उदान वायु? उन्नयति यह आनयति व तद उदाना, जो शरीर को उठाए रखता है। आपका शरीर कड़क है, एक चीज ध्यान देना, आपका शरीर तब तक कड़क है, तब तक आप खड़े होकर के चल पा रहे हो जब तक आपका शरीर में उदान वायु आपको साथ दे रहा है। जिस दिन उदान वायु साथ देना बंद करेगा उस दिन आपका शरीर ऐसे गिरेगा जैसे कि सूखे पेड़ के पत्ते गिर गए। वो छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, इसके ताश के ऐसे करके बनाते, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करते दोनों ताश, एक ताश एक ताश, उसके ऊपर एक ऐसे रखेंगे फिर ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, जोड़ करके बनाते ना। ये जो है उदान, हाँ महल पत्तों का महल। हाँ, पत्तों का महल। मतलब जिस दिन आपके शरीर में उदान वायु में प्रॉब्लम आ गया, समझ लो कि सारा आपका पत्तों का महल दरदरा के गिर जाएगा। स्थिरता नहीं रहेगी शरीर में, शरीर में कहीं कड़कपन है, स्थिरतापन है, टाइटनेस है। शरीर को उठा के आपका शरीर चल रहा है, गति कर रहा है। खैर गति करना तो एक अलग चीज है, बट जो स्ट्रॉन्ग है आपका शरीर, जो मजबूत है, अलग यानी कि जो शरीर का स्ट्रक्चर बना रखा है सर। हाँ, एक स्ट्रक्चर बना करके जो शरीर को संगठित करता है, शरीर के हर एक चीजों को बांध के जो रखे, वो उदान वायु है। ठीक है जी, वह क्या है, उदान वायु है। अब उदान वायु कहाँ रहता है? उदानः उरसी अवस्थित कंठ नासिका नाभि चरो वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो ऊर्जा बल वर्ण स्रोतः। इसके मैं संस्कृत में अच्छी तरह से मैं आपको समझा देता हूं। उदानः, उदान वायु कहाँ रहता है? उरसी। उरसी यानी आपके उरु वाले भाग में, आपके जो छाती है, जहां पर अभी हमने बात किए थे प्राण वायु के बारे में, बस उसी जगह में आपका उदान वायु भी रहता है। उरसी अवस्थित, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर लंग्स के आसपास में उदान वायु रहता है। और यह भी कंठ नासिका नाभि, यह आपके गले में, आपके नाक में और आपके नाभि के चारों ओर इसी जगह में नीचे से ऊपर घूमता रहता है। और इसके चरक के अनुसार कार्य क्या क्या है? वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों, इंसान सही तरीका से बोल पाएगा या नहीं, है ना, कितना स्पष्ट बोल पाएगा, कितना बोलेगा, बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, इन सभी में उदान वायु का हाथ रहता है। बस यूं लगा लो कि अगर कोई तोतला करके बोलता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उदान वायु में दिक्कत है। आपके पास एक आदमी आया जो सही तरीका से बोल नहीं पा रहा है, समझना है उदान। एक आदमी आया जो बहुत अच्छा गजल गाता है, बहुत बढ़िया मीठा गीत गाता है, समझ लो कि इसका उदान वायु अपने चरम में है, बढ़िया है, वाग्वासित गीत प्रवृत्ति।
उदान वायु अगर सक्रिय होगा, बढ़िया होगा, उसका आवाज बड़ा बुलंद होगा। वाग्भाषित गीत प्रवृत्ति, गले से अच्छा या बुरा स्वर निकलना, इसमें डिसाइड उदान वायु करेगा। हमारे शरीर में ना नीचे से ऊपर की ओर जितनी भी जो गति होती है, जो क्रियाएं होती है, देखो हमारे शरीर में ऊपर से नीचे जो चीज जाता है, ये एपिलेप्सी के जो चिकित्सा करने वाले लोग अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। हमारे शरीर में ऊपर से नीचे जो चीजें जो बहती है, वो सारे अपान वायु के वजह से होता है। अपान वायु खींचता है, और शरीर में जितने भी नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, वो सारे उदान वायु के वजह से होता है। अगर किसी को बार बार उल्टी आ रही है, क्या हुआ? उल्टी में नीचे से ऊपर आ रहा है ना, कोई चीज बड़े वेग से आ रहा है, तो वेग किसका काम है? प्राणवायु का है। मूवमेंट प्राणवायु ही करेगा। अभी हमने बात किए थे ना, ऑक्सीजन तो प्राणवायु ही देता है, बिना ऑक्सीजन तो गति होगी नहीं। तो प्राणवायु और उदान वायु अगर दोनों मिल जाते हैं और विकृत अवस्था में हो जाए, तो क्या हो सकता है? उसको उल्टी आ जाएगी। तो ऊपर जिसे किसी को भी फेंकना हो, शरीर से ऊपर की ओर गति करना हो, कभी कभी सिर में गैस चढ़ जाता है, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो नीचे से ऊपर की ओर लेके चले जाए, वो अपान वायु है। ठीक है, उदान वायु सर। वो जो है वो उदान वायु है। अब इसकी गड़बड़ी से खांसी, जैसे जो खांसी आए, खांसी में भी उद आनयति होती है, ऊपर की ओर ही जाती है चीजें। टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान में स्वा स्वा करके आवाज आता है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यह सभी शरीर में कमजोरी, वीकनेस आना, क्योंकि इसका काम क्या था? टाइट करना है। वो टाइटनेस अगर शरीर में नहीं है, ढीला ढाला सा है शरीर, तो इन सभी स्थितियों में उदान वायु का काम है। अगर किसी के उदान वायु से संबंधित परेशानी है, तो चिकित्सा कैसे करें? चिकित्सा में आप जो कुछ भी आप देते हो दे दो। अगर यहाँ कुछ भी आपको समझ में अगर आपको सही आता है, तो उदान दोष निवृत्ति के लिए वमन क्रिया बताया गया है। किसी चीज ने उदान वायु को संकटग्रस्त कर दिया, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वमन करना होगा। अब कैसे पता चले? मान लो किसी को बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, श्वास काश सर्दी है, किसी को श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा है, उसको वोमिटिंग टेंडेंसी होती रहती है, काश से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सभी जो ये सिम्टम्स है, ये उदान वायु विकृति का सिम्टम्स है। इन्हीं कारणों, अगर यह चीज ज्यादा शरीर में हो, समझ लो कि आपका शरीर बहुत जल्द उदान वायु के भयानक विकार युक्त स्थिति में पहुंच जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो भी आप चिकित्सा दोगे, वह सबसे पहले वमन करके ही आपने चिकित्सा देना है। जब आप नाड़ी में हाथ रखोगे, कल परसों हम बात करेंगे, आपको उदान वायु में नाड़ी जरूर दिखेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आता है, समझने में कहाँ दिक्कत आ गई? चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ भाई, ऐसा पेशेंट है, इसको वोमिटिंग टेंडेंसी होती रहती है, इसका मतलब क्या है? उदान वायु के ही प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, इसका यह हेतु है, ऐसा समझ करके पहले हमें वमन दे करके फिर आगे हमें क्रिया करनी है। अब उसके बाद तीसरे नंबर में आता है समान वायु। अब समान वायु के बारे में आप जरा नोट करिएगा। आम पक्वाशय चरा समानो वन्य संगतः। समान वायु कहाँ रहता है? आमाशय और पक्वाशय,
के बीच में यह विचरण करता है। आमाशय और पक्वाशय। आमाशय स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यह विचरण करता है, लेकिन रहता बन्नी संगता। रहता कहाँ है? विचरण तो बहुत जगह करता है। एक आदमी है, दिन भर घूमता रहता है इधर से उधर, कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे एक पंडित जी है, तो पंडित जी एक तो मंदिर जा सकते हैं, यजमान के घर जा सकते हैं, कभी कभी बुला लिए तो, या तो अपने, है ना। लेकिन ज्यादातर कहाँ जा सकते हैं? अपने घर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सर्दी के मौसम में यार चल कहाँ किसके पास जाना, चलो घर पे चलते। तो कोई भी जो दोष है ना, उसके रहने का एक मुख्य स्थान होता है और उसके घूमने का भी एक स्थान होता है। तो समान वायु के संदर्भ में बस यूं लगा लो, समान वायु आपके अमाशय, आपके स्टमक से बड़ी आंत के बीच में वो घूमेगा, कहीं भी जा सकता है, उसका ये रास्ता है। लेकिन रहेगा कहां पर? बन्नी संगत। जो पाचक पित्त है, जो जठराग्नि है नाभि के आसपास, वहां पर उसका अपना घर है समान वायु का। आपको कोई पूछेगा कि भाई समान वायु कहाँ रहता है, तो बन्नी संगत। बन्नी यानी अग्नि, बन्नी का मतलब है अग्नि, संगत यानी उसके साथ में। तो उस अग्नि के साथ में वो रहता है, लेकिन वह विचरण कहाँ कहाँ करता है? अमाशय से लेकर के पक्वाशय के बीच में घूमता रहता है। काम क्या क्या है इसका? रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः। सोन्नम पचति तच्च विशेषान विविक्नति ही। अब इसका काम क्या क्या है समान वायु का? समान वायु का काम है, ध्यान से सुनना, समान वायु में पित्त के अग्नि का भी, पित्त जो हमारे जो पांच भौतिक है, जो पांच भौतिक पदार्थ है, उसमें से अग्नि पदार्थ से बना हुआ है ये समान वायु। समान वायु अग्नि, साक्षात अग्नि का रूप है। हालांकि ये वायु है, इसने अपना वायु का काम करना है, लेकिन ये साक्षात अग्निदेव की कृपा से शरीर में जमा हुआ है। इसीलिए समान वायु अग्नि को भी पचाने का काम करता है। चूंकि यह वायु है, इसमें आकाश गुण है, इसीलिए समान वायु अन्न को पचाना है, क्योंकि अग्नि के नजदीक में रहता है, अग्नि ही स्वरूप है। तो जो भी आप भोजन करोगे वो उस भोजन को इसने पचाना है, और उसके बाद ये क्या करेगा? मल, सार और कीट को ये विभाजन करेगा। ध्यान से सुनना, समान वायु का क्या काम है। नाड़ी में आपको समान वायु नजर आया, समान वायु में स्पाइक हो रही है, कल परसों हम उसके ऊपर बात करेंगे कैसे हमने उसको देखना है। लेकिन जानना होगा ना कि भाई समान वायु कर क्या रहा है, क्या काम करता है, हमें बोलना क्या है। समान वायु दिखने से क्या क्या पता चलेगा, क्या होगा? भाई आपको पता तो चल गया समान वायु दिखा, अब क्या है आगे? तो आपको पता होनी चाहिए कि समान वायु का काम क्या है। तो समान वायु का काम है सार्किट को विभाजन करना। सार्किट का मतलब क्या है कि जो भोजन करने के बाद, जो भोजन गया आग के सामने गया और वो पका, पकने के बाद एक तो मल बन करके वो मल अलग रास्ते से जाएगा, रस निचोड़ करके जो रस बनेगा वो रस अलग रास्ते से जाएगा। किसने रस बनना है, किसने रक्त बनना है, किसने मांस बनना है, उस दिशा में भी समान वायु जो है वो अपना हाथ बटाता है ना। और अपना जितने भी जो पार्थिव अग्नि है उसके सामने किसको भेजना है, धातुओं के सामने किस रस को भेजना है, मल द्वार से छोटी और बड़ी आंत होते हुए आगे किस रस, किस अन्न को, किस कीट को भेजना है, वो सभी काम यहां समान वायु करेगा। अलग अलग उसको ना डिवाइडेड करेगा। आले भाई तू ये खा, यहाँ 1 केजी इन्होंने जो है रसभरी डाल दिया प्रशांत जी ने, भाई इतना बड़ा रसभरी का जो है थैला इन्होंने डाल दिया। भाई एक काम कर, 1 पावा तू ले ले, रसभरी से रस जो है तू ले ले। यहाँ से जो अग्नि तत्व प्रदान जो है वो लीवर को कहेगा आ भाई तू पकड़ ले। ये कौन कर रहा है? समान वायु। उठा करके उसके जगह में पहुंचा करके छोड़ करके ला भाई पकड़ ले अब तू, फिर आना है, फिर पकड़ करके इधर
पांच भौतिक तत्वों के पृथ्वी जो पृथ्वी है उसके सामने ले आना। जो आपने रोटी खाया उस रोटी वो सब्जी के साथ मान लो आपने दूध के साथ रोटी खाया, दूध में जल है, रोटी में पृथ्वी है, उसमें अग्नि है और आकाश है। तो समान वायु ने क्या किया, जो जल है जो पानी है वो जल महाभूत के सामने लेकर के ले भाई तू पकड़। जो रोटी है उसमें से जो पृथ्वी वाला जो भाग है उसको पृथ्वी महाभूत के सामने ले भाई तू पकड़, चलो आनंद करो। ये कौन कर रहा है, समान वायु कर रहा है। रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समाना। जो रसों को लेकर के जाए कहां, धातुओं के सामने, महाभूतों के सामने, वो समान है। आपको समान वायु में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है समान वायु में स्पाइक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सार कीट विभाजन में प्रॉब्लम है। यह कहां हो रहा है, यह उसके नाभि के मध्य भाग में हो रहा है। उंगली लगा करके आप वहां उसके ऐसे करके उंगली लगाओगे ना, नाभि के थोड़ा सा ऊपर, कहां लगाना है, थोड़ा सा ऊपर लगाना है समान वायु के संदर्भ में। अगर अपान वायु के संदर्भ में नाभि लगा वहां पर उंगली लगाओगे तो नाभि के नीचे लगाना है। समान वायु के संदर्भ में लगाना है तो नाभि के ऊपर। समझ में आया क्या लगाने के लिए बोल रहा हूं मैं। आपके सामने रोगी आया, आपको समान वायु दिखा उसके नाड़ी में, अब आप क्या करोगे, भाई साहब आपके यहाँ दर्द होता है क्या, ऐसा करके उसके नाभि के थोड़ा सा 2 उंगल ऊपर ऐसा करके ऐसे दबाना है, फिर उसको दर्द होगा वहां पर। सर मत करो सर, दर्द हो रही है मुझे, वो पॉइंट है। वो समान वायु है, ये लगता है उसका जो स्थान है समान वायु का अमाशय पक्वाशय, अमाशय आपके स्टमक से लेकर के आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में वो घूमता है, उसका वो जगह है, लेकिन नाभि के जस्ट बीच में अग्नि के नजदीक समान वायु रहता है। सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन खाना खा ले तो खाना खा लेंगे अभी भी। अच्छा आप जरा मनोज जी आप लोग कृपया बंद करिएगा, है ना। तो समान वायु इस तरह से जठराग्नि के सामने रहते हुए इस तरह से अमाशय और पक्वाशय के बीच में जो विचरण करता है, ओके, सारकीट को विभाजन करता है और पक्वाशय में जो है कि इस तरह से रह करके अपने कार्य को करता है। 4 प्रकार के इसके कार्य के बारे में हमने कहा। अग्नि को संदुक्षण करना यानी अग्नि को प्रज्वलित रखना, समान वायु सामने बैठेगा और पाचक पित्त जठराग्नि के सामने बैठ करके उनको उसके जो आग है ना उसको बनाने में ताकि खाना अच्छी तरह से पचन हो सके, वो अपना प्रयास करता रहता है, उसको प्रदीप्त करता रहता है। अग्नि अन्न को धारण करना और उसको पचाना, ये समान वायु का काम है। सार कीट को विभाजन करना, ये तीसरा, और कीट को अधोगमन करना। अधोगमन का मतलब जो रस निकलने के बाद जो कीट जो बना, जो मल बना, वो छोटी और बड़ी आंत होते हुए आगे की ओर जाने के लिए जो प्रेरणा देना, ये समान वायु का काम है। समान वायु में अगर प्रॉब्लम हो तो क्या क्या हो सकता है, सार्किट विभाजन में प्रॉब्लम होगी। आपको समझ में आ गया कि भाई ये यहां पर समान वायु में दिक्कत दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि भाई आपके थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको भूख की कमी है। समान वायु अगर कमजोर होगा तो पाचक पित्त भी कमजोर होगा, जठराग्नि भी कमजोर होगा। तो समान वायु देखते ही आप कह सकते हो कि भाई आपको भूख नहीं लगती है क्या, क्योंकि वो तो साक्षात आग है, आग की कमी हो गई कि नहीं हो गई। बस समान वायु आपको जब दिखे तो आपने कहना है भाई जठराग्नि की कमी। डायबिटीज हो सकता है, उसको अल्सर हो सकता है, उसके रक्त में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये सारी चीजें समान वायु के बिगड़ने से होता है। अब हम बात करेंगे अपान वायु।
अपानो अपानग श्रोणी। अपान वायु हमारे वस्ती प्रदेश में रहता है। अपानगो अपान स्थान में जाता है, श्रोणी भाग में रहता है, यानी पेट के निचले आगे वाला जो हिस्सा है आपके नाक। एक बार रिपीट करना, वो बिगड़ने के। एक भूख ना लगना, एक तो भूख ना लगना, एक आपको जठराग्नि की कमजोरी, डायबिटीज हो गया, अल्सर हो गया, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब हम बात करेंगे जरा अपान वायु। तो अपानगो अपानगः श्रोणी वस्ती मेड्रो रुगोचरा शुक्रार्तव सक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। संस्कृत है, मैं आप इसको बताता हूं। अपानगो अपान वायु कहाँ रहता है? आपके अपान स्थान में रहता है। अपान यानी आपके नाभि के जस्ट नीचे श्रोणी में रहता है। श्रोणी किसको बोलते हैं? पेट के निचले अगला हिस्सा, नाभि के जस्ट नीचे वाला एक हिस्सा है, उसे श्रोणी बोलेंगे। वस्ती वस्ती भी वहीं पर होता है। वस्ती वस्ती स्थान, जहां पर वस्ती स्थान कहां पर है? जहां पर आपका मल ठहरता है, उसके बाद मल निकलता है सुबह। जहां मल रहता है उसे वस्ती बोलेंगे। और मेढ्रा मेढ्रा देखो कैसे कैसे संस्कृत का श्लोक है। अपानगो अपानगत मेढ्रा। मेढ्र बोलते हैं आपके जो यूट्रस है, यूट्रस के जस्ट जहां से उद्गम होता है यूट्रस, उसको हम मेढ्र बोलेंगे। ठीक है। काम क्या है अपान का? शुक्र आर्तव सक्रिन। शुक्र को आर्तव यानी लेडीज के जो पीरियड से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो ब्लीडिंग जो निकलती है, उसके बाद सक्रिन यानी कि पुरुष जो मल है और यूरिन है, गर्भ है, इनको निष्क्रमण क्रिया। अपान का काम क्या क्या है? जो भी शरीर से बाहर निकालना है वो सारा अपान का ही काम है। यूं लगा लो, पसीना निकल रहा है, मल निकल रहा है, पेशाब निकल रहा है, शुक्र निकल रहा है, आर्तव निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है जो अधोभाग से। बच्चा जब होता है तो प्रेगनेंसी के समय के बाद में, बच्चे के टाइम में बच्चा निकल रहा है, और क्या क्या निकल सकता है, वो सभी चीजें अपान के कार्य क्षेत्र में। इसको कब जैसे यूरिन का टाइम हो गया, अब यूरिन समय से पहले, जब यूरिन जब निकलने का टाइम होता है उससे पहले उस यूरिन का धारण करना, और यूरिन के जब बेग आएगा, मूत्र बेग आएगा, उस समय उस मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, ये जिम्मेदारी से अपान वायु अपना वहन करता है। मल का बेग आ गया, उस बेग आने से पहले उस मल को सुरक्षित शरीर में रखना भी तो है ना, वस्ती स्थान में। तो उसको सुरक्षा देना, और उसके बाद बेग आने पर उसको सुरक्षित बाहर निकालना, ये विशेष काम है अपान वायु का। तभी तो कहा है कि अपनेति प्रकर्षेण मलम निस्सारयति अपकर्षति च शक्तिमिति अपाना। जो मलों को निकालता है, जो अपकर्षण करता है दोषों को, धातु मलों को, शरीर में जितने भी जो मल है, जो मलिन करने वाला है शरीर में, वो मल है, तो उसको जो शरीर से जो बाहर निकालता है, समय पे बाहर निकाले, असमय पे नहीं। कुछ लोग क्या है, दिन भर अगर यूरिन त्याग करते रहते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं दूसरी समस्या तो होगा, लेकिन अपान की तुष्टि भी होगी। कोई आदमी को अगर कब्जे से संबंधित शिकायत बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? अपान से संबंधित प्रॉब्लम है। तो चिकित्सा भी हमें वहां समझ में आनी चाहिए। आपको मैं दिखाऊंगा कि अपान किस जगह में दिखेगा, उंगली में। तो उस जगह में जब आप अपने वहां पर जब स्पाइक होगी, समझ में आएगा कि इसको अपान से संबंधित परेशानी है, तो आपने क्या बोलना है कि हाँ, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है क्या, मल धारण की सामर्थ्य है या नहीं, ये सारी चीजें आपने पूछना है। यूरिन धारण की समस्या है कि नहीं, आप कितना यूरिन को, आप मूत्र को आप कितना रोकते हो,
ये सारे सवाल करके फिर आपने एक निश्चित जवाब देना है उसको। अपान वायु की समस्या से उसको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आंत्रशोथ बोलते, पेट में दर्द होना, मासिक धर्म में गड़बड़ी होना, प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि होना, यह भी अपान वायु का ही समस्या है। तो इस तरह से अपान वायु की तुष्टि से ये सारी चीजें होता है। अब हमारे यहाँ अपान वायु का सिर्फ बयान रह गया, तो बयान को भी मैं खत्म करके अभी मैं फिर चरक संहिता की ओर हम जाएंगे। बयान का मतलब है देहम व्यापनोति सर्वम तो बयाना, व्यापनोति सर्व शरीर या बयाना, जो सब संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है वो बयान है। और बयान बयानो हृदय स्थित है, हमारे हृदय में बयान वायु स्थित रहता है। बयान वायु कहाँ निवास करता है? हृदय में स्थित रहता है। बयानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा, आप लोगों ने पढ़ा है कभी इसके संदर्भ में? बयानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा, बयान के विक्षेपण कार्य के द्वारा ही रस धातु एक साथ चारों ओर अबाध गति से संपूर्ण शरीर में निरंतर पहुंचाई जाती है। जो रस धातु है, हार्ट जब पंप करता है तो बयान वायु के ही सहयोग से आपके नख में, आपके रोम रोम तक, आपके हर एक स्किन में, हर जगह जो है बयान वायु ही रस को, रक्त को लेकर के चलता है। लेकिन बयान वायु कहाँ रहता है? मुख्यतः हृदय में रहता है। अगर आपको उंगली में बयान के स्थान में स्पाइक दिखे, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे, तो हमें यह समझना होगा कि इसके हृदय से ही संबंधित ये प्रॉब्लम है और इसका बयान वायु में यह तुष्टि है। बयान वायु शरीर में प्रसारण करना, किसी चीज को प्रसारित करना, किसी चीज को प्रसारित करना। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर बयान वायु में प्रॉब्लम होगा ना, तो बंदा क्या करेगा देखना, यहां पर ऐसा करेगा। आप लोगों ने देखे कभी ऐसा करते बंदे, है ना? ऐसा करता रहता है बंदा। हाँ जी, देखे, कई बार देखे हैं। हाँ, ऐसा करता रहता है। सर एक चाचा का लड़का वो भी ऐसे करता रहता है। समझ में आया? ये प्रसारण शक्ति जो है बयान वायु का काम है। बयान वायु और प्रसारण करता है, आकुंचन करता है ना? हाथों को सिकोड़ना, ऐसा करेगा, कभी कट कट करके ये करेगा, है ना? ऐसा करके इसको चटकाता रहता है। ये सभी बयान वायु की समस्या है। बयान वायु में विकार होने से ऐसा हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और आगे क्या क्या बयान वायु में उत्क्षेपण, जो बंदा बार बार छींकता रहता है, बार बार जो बंदा थूकता रहता है, उत्क्षेपण करना। रसों को बहुत जल्दी कहीं किसी जगह में छोड़ना हो, वो भी उत्क्षेपण है। अवक्षेपण, अपनी ओर खींचना। निमेष, आंखों का उन्मेष और निमेष, आंखें कुछ लोग होते ऐसा ऐसा करते रहते आंखों के, है ना? करते रहते हैं ना कुछ लोग। ये भी सारे बयान वायु की संबंधी समस्या है। जृंभण, कुछ लोग जो है कि उबासी, बार बार उबासी लेते रहते। हालांकि उबासी लेना प्राण वायु का भी एक कार्य है, लेकिन यहाँ पर बयान वायु भी अगर डिसबैलेंस में हो तो बंदा उबासी भी लेता है। अन्न स्वादन, किसी किसी को ना भोजन के प्रति बहुत ज्यादा नखरा करता है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा करके करता है। यह भी बयान वायु का ही काम है। और भोग के समय में शुक्र को शरीर से बाहर निकालना, कितने देर में शुक्र को बाहर निकालना है, यह बयान वायु का काम है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सर शीघ्र पतन का समस्या है, नाड़ी देखोगे तो उसके बयान वायु दिखेगा वहां पर। तो इस तरह से बयान वायु संपूर्ण शरीर में विचरण करता है, चाहे वो शुक्र हो, चाहे रस और रक्त हो, वो चीजों को लेकर के इधर से उधर घूमता रहता है और इसकी खराबी से अर्धांगवात होता है। हेमिप्लेजिया बोलते हैं एक समस्या, वो होता है। पलकों का बार बार गिरना, झपकना करके करते रहना, ऐसा कुछ समस्या जो बयान वायु के संदर्भ में इसके अंतर्गत देखा गया है।
तो यहाँ तक आज हमने दोषों के बारे में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इसके संदर्भ में आज हमने बात किया। कल हम थोड़ा सा पित्त को समझ करके पित्त के जो 5 भेद है उसको हम कल और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कफ को भी हम समझे, क्योंकि इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा में इस दोष और सब दोषा को मैं अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद तो फिर चीजों को हमें समझने और समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। दोष ही तो है ना आयुर्वेद में, सभी चीजें, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे डॉक्टर साहब भी आगे, डॉक्टर योगेश सहगल जी, अब यहाँ से उधर हम चरक संहिता को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अच्छा योगेश सर जी आगे। नमस्कार योगेश सर, आप अपना क्लास आप यहाँ से शुरू। सर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो, ठीक हो? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया गुरु जी। नमस्ते सर, नमस्ते। बड़ा अच्छा गुरु जी, नमस्कार। पंडित जी हाँ जी। लगे हुए